के अंदर हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर अभी तक हमने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स बता रहे थे और बाकी हमने पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास ये सब तो पढ़ लिया था। नाउ हमारे दो ग्लैंड्स डिस्कस करने रह गए थे, एक था टेस्टिस और एक ओवरी। जो टेस्टिस है बेटा, ह्यूमंस में भी और काफी सारे एनिमल्स में टेस्टिस एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड, अगर आप ह्यूमन टेस्टिस को एनालाइज करोगे ह्यूमन की टेस्टिस, बच्चों आपको याद है मैंने आपसे कहा था ह्यूमन की टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर लोकेटेड होती है। ह्यूमन टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन। उसकी वजह क्या बताई थी? हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, लेकिन स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है हमारे जिस्म की वो 37 से 2 से 4 डिग्री का फर्क होता है। इसलिए ह्यूमन टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर लोकेटेड होती है। देखिए टेस्टिस के अंदर ये जो ट्यूब्स नजर आ रही हैं इनके अंदर स्पर्म बनते हैं, लेकिन इनके आसपास एक सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है कौन से सेल्स? लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर और इन लेडिक सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है टेस्टिस की लेडिक सेल से। और बच्चों ये प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है मेल्स के अंदर। सारे प्राइमरी और सेकेंडरी फीचर जितने भी मेल्स में होते हैं वो इसी हार्मोन की वजह से। जैसे इस हार्मोन की वजह से मेल्स के अंदर फेस के ऊपर हेयर ग्रोथ होती है, नंबर 1। नंबर 2, मेल की स्किन जो होती है हार्ड और ज्यादा मस्कुलर होती है इसी हार्मोन की वजह से। मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन इसी की वजह से। मेल की आवाज और मेल के अंदर जो एग्रेशन होता है इसी हार्मोन की वजह से होता है। मेल आर मोर एग्रेसिव। मेल्स की हाइट अमूमन जो आम तौर पर जो मेल की हाइट होती है वो फीमेल की कंपैरिजन में ज्यादा होती है इसी हार्मोन की वजह से। तो मेल जो होते हैं वो हाइट में ज्यादा होते हैं, मेल के अंदर एग्रेशन ज्यादा होता है, मेल की हाइट ज्यादा होती है, मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन, मेल के फेस के ऊपर हेयर ग्रोथ होना, ये सारा का सारा काम जो है ये हार्मोन कराता है जिसका नाम है क्या? टेस्टोस्टेरोन। इस हार्मोन की कमी अगर मेल के अंदर, और इसका ये हार्मोन जो है ना तकरीबन 12 महीने इस हार्मोन का कंसंट्रेशन जो है ना एक जैसा रहता है, ऑलमोस्ट फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है, ये हार्मोन ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है। इसलिए ये मेल के अंदर ये प्राइमरी हार्मोन है। अगर इस हार्मोन की किसी वजह से कमी आ जाए तो मेल के अंदर इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें कोई इंसान रिप्रोड्यूस करने के काबिल ना हो, दैट्स कॉल्ड द इनफर्टिलिटी। तो ये मेल के अंदर इस हार्मोन की कमी होने की वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस हैं। तो देयरफॉर टेस्टोस्टेरोन का एक काम है, इट रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड इट रेगुलेट्स ऑल द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ आ गई बात? क्लियर है? ओके। उसके बाद फीमेल के अंदर देखो, इफ यू एनालाइज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ये हम आगे वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे फर्दर। फीमेल के अंदर 2 ओवरीज होती हैं, ये यूट्रस है, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, ये ओविडक्ट, और दोनों साइड पे ये ओवरी है, दीज आर द ओवरी। अब बच्चों ये जो ओवरी है, जैसे मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है, ऐसे फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी। देखिए ओवरी को मैं अगर थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊं यहाँ पर, फीमेल के अंदर ओवरी के अंदर बाय बर्थ जन्म के टाइम पे हर गर्ल के अंदर कुछ फॉलिकल्स होगी, इमेच्योर सेल्स होते हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स होती हैं। जब ये बच्ची पुबर्टी की एज में एंटर होती है तो उसके अंदर एक हार्मोन आता है, कौन सा? FSH। देखना इस हार्मोन के आने पर ये फॉलिकल साइज में बढ़नी शुरू हो जाती है। जब ये फॉलिकल साइज में बढ़ने लगती है उस वक्त इस फॉलिकल से एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिसका नाम क्या है बच्चों? कौन सा? ईस्ट्रोजन।
FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब फीमेल की ओवरी को स्टिमुलेट करती है तो फीमेल की ओवरी का जो फॉलिकल है वो साइज में बढ़ने लगता है। जब फॉलिकल बढ़ता है तो मैच्योर होती हुई फॉलिकल में से हार्मोन रिलीज होता है ईस्ट्रोजन। ये प्राइमरी सेक्स हार्मोन है फीमेल का। सारे फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सारे के सारे इसी की वजह से होते हैं। जैसे फीमेल की स्किन कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है इसी हार्मोन की वजह से। फीमेल के अंदर टिपिकल फेमिनिन बॉडी होती है। फीमेल का पेल्विस वाला पार्ट पेक्टोरल गर्डल के मुकाबले में, शोल्डर के मुकाबले में ये पेल्विक गर्डल का जो रीजन होता है वो ब्रॉडर होता है इसी हार्मोन की वजह से। फीमेल के अंदर फैट का एक्युमुलेशन इसी हार्मोन की वजह से। फीमेल के अंदर मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट इसी हार्मोन की वजह से। फीमेल की जो वॉइस है वो हाई पिच होती है इसी हार्मोन की वजह से। फीमेल की स्किन सॉफ्ट एंड वास्कुलर होती है इसी हार्मोन की वजह से। दैट्स कॉल्ड द ईस्ट्रोजन हार्मोन। बात समझ आ रही है? ये प्राइमरी सेक्स हार्मोन है फीमेल का। फीमेल के सारे प्राइमरी और सेकेंडरी फीचर्स के लिए यही हार्मोन जिम्मेदार होता है। दैट्स कॉल्ड द ईस्ट्रोजन। अच्छा अब सुनो, ये फॉलिकल मैच्योर होती है, मैच्योर होते वक्त उसमें से ये हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन एक वक्त आता है कि ये फॉलिकल जब पूरी तरह से मैच्योर होती है तो इस हार्मोन के बजाय एक दूसरा हार्मोन आता है जिसका नाम ये है पिट्यूटरी ग्लैंड में। आपको ये हार्मोन बताया था। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के आने पर ये फॉलिकल बर्स्ट हो जाती है। बच्चों जब फॉलिकल बर्स्ट होती है तो इसके अंदर जो एग था वो निकलकर ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है। इसके निकलने को क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन से पहले ये हार्मोन रिलीज होता कौन सा? ईस्ट्रोजन। लेकिन जब ओव्यूलेशन हो गया तो इसकी फॉलिकल जो बच गई वो सिकुड़ जाती है और सिकुड़ने के बाद इसका नाम होता है, एक नाम अगर याद रख सकते हैं आप, कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम फॉलिकल के फटने के बाद, बर्स्ट होने के बाद जो लाइनिंग श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है और सिकुड़ने के बाद वो एक येलो कलर का लाइनिंग में कन्वर्ट होती है। इसका नाम कॉर्पस लुटियम है। इस कॉर्पस लुटियम बनते ही इसमें से एक दूसरा हार्मोन रिलीज होगा। कौन सा? देखो कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टिस से तो एक हार्मोन निकल रहा था लेकिन फीमेल की ओवरी से दो हार्मोन निकलते हैं। एक ओव्यूलेशन से पहले निकलता है और एक ओव्यूलेशन के बाद निकलता है। ओव्यूलेशन से पहले वाला हार्मोन ईस्ट्रोजन था। ओव्यूलेशन के बाद जो हार्मोन निकल रहा है वो कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। बच्चों इस हार्मोन को आम जबान में इस नाम से भी पुकारा जाता है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। ये हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन है, यानी मदर की बॉडी के अंदर वो सारे फैक्टर्स को मेंटेन करना, तैयार करना जो कि प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है। देखिए जब एग जो निकल कर जाता है वो यहां जाके फैलोपियन ट्यूब में रुक जाता है, स्पर्म का वेट करता है। जिस टाइम यहां पर एग स्पर्म का वेट कर रहा होता है, अगर स्पर्म यहां से आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, तो उसको यहां जाके मदर की यूट्रस के साथ इम्प्लांट होना है। तो प्रेगनेंसी के लिए जितने भी फैक्टर्स चाहिए वो सारे के सारे मुहैया कराने के लिए ये वाला हार्मोन जिम्मेदार होता है, प्रोजेस्टेरॉन। दिस हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग ऑल द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रेगनेंसी। बात समझ आ रही है? फीमेल के अंदर बस ये याद रखना, फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है फीमेल के अंदर तो पूरे 9 मंथ्स तक, जेस्टेशन पीरियड तक इस हार्मोन का आना जरूरी होगा। और किसी भी वजह से अगर किसी मदर के अंदर इस हार्मोन का आना बंद हुआ या कम हुआ तो एक वर्ड सुना होगा, मिसकैरेज। मिसकैरेज हो जाता है, उस फीटस का डेवलपमेंट बंद हो जाता है और वो फीटस की डेथ हो जाती है। तो ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ओवरी से निकलता है कब? ओव्यूलेशन के बाद। और ओव्यूलेशन से पहले कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन की वजह से फीमेल के सारे प्राइमरी और कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जबकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम प्रेगनेंसी के सारे फैक्टर्स को मुहैया कराना प्रेजेंट होता है मदर की बॉडी। समझ आती बात? ये ओवरी हार्मोन, ठीक है। तो अच्छा, ये हार्मोन जो है ना ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये फ्लक्चुएट करते हैं। देखो हर महीने में ओव्यूलेशन से पहले कौन सा हार्मोन आ रहा होगा? ईस्ट्रोजन बढ़ा हुआ होगा। लेकिन जैसे ओव्यूलेशन हो जाएगा तो उसके बाद कौन सा हार्मोन बढ़ जाएगा? तो इसलिए मैंने आपको एक बात बताई थी, हार्मोन जो है फीमेल्स के अंदर हर महीने में फ्लक्चुएट करते हैं और फ्लक्चुएट होने की वजह से उनके अंदर मूड स्विंग्स का होना और हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होना और मूड स्विंग्स का होना बड़ी कॉमन बात है। इसी वजह से इसलिए फीमेल्स को, ह्यूमन फीमेल्स को
इमोशनली अनस्टेबल कहा जाता है। इज दैट क्लियर? क्लियर है बच्चों? एक और चीज बताता हूं, शायद तुम्हें पता ना हो। ये नॉर्मल हर फीमेल के अंदर, ओवरी के अंदर हर महीने में पुबर्टी आने के बाद ओवरी में से हर महीने में एक एग तैयार होता है और उसके बाद इस फॉलिकल को बर्स्ट होना होता है। लेकिन कभी कभार कुछ फीमेल में ऐसा होता है कि ये फॉलिकल मैच्योर होती है और मैच्योर होने के बाद ये बर्स्ट नहीं होती है। अगर ये बर्स्ट नहीं होती तो बच्चों पता है, अगर इसके अंदर ये फीमेल के अंदर ये ओवरी के अंदर ये फॉलिकल बर्स्ट नहीं हुई तो ये सिस्ट क्या बन जाती है? क्या कहलाती है? सिस्ट बन जाती है, ओवेरियन सिस्ट। फिर अगले महीने में एक और सिस्ट बन जाएगी, फिर अगले महीने में एक और सिस्ट बन जाएगी। तो फीमेल की ओवरी में बहुत सारी सिस्ट इकट्ठी हो जाएंगी और इसकी वजह से इसको एक बीमारी होती है जिसका नाम है, इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या क्या सिंड्रोम, या तो इसको कहते हैं पीसीओडी या कहते हैं पीसीओएस। फीमेल के अंदर फॉलिकल्स का सिस्ट में कन्वर्ट होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह से फीमेल की साइकिल अफेक्ट होती है, फीमेल के बॉडी के ऊपर इसकी वजह से मूड स्विंग्स बहुत कॉमन जो होते हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं और बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं। वेट गेन होने लगता है, फेस खराब होने लगता है, बॉडी में खून की कमी होने लगती है और सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कंसीव करने के टाइम पे इनफर्टिलिटी की दिक्कत होती है इसमें कंडीशन। तो आमतौर पे बस ये याद रखना, फीमेल के अंदर दो हार्मोन्स हैं। कौन से? ओवरी के अंदर, ओवरी से एक तो प्रोजेस्टेरॉन ओव्यूलेशन के बाद और ओव्यूलेशन से पहले। क्लियर है? आगे चलें। ओके, अब हम, ये आपका हार्मोन वाला पार्ट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर देखें, ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था। देखिए, ये आपकी बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल्स हैं जिनको हम न्यूरॉन कहते हैं। नर्व सेल है, नर्व सेल का ये वाला जो पार्ट होता है इसका नाम आप लोग जानते हैं, इसको कहते हैं साइटॉन भी कहते हैं, सोमा भी कहते हैं और सेल बॉडी भी कहते हैं। इनकी ये जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं, ये जो ब्रांचेस हैं इनका नाम है डेंड्राइट्स। इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, उसको कहते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल्स ग्रैन्यूल्स, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर एक और चीज होती है साइटोप्लाज्म। और बच्चों यहां से लेकर यहां तक ये जो पार्ट है इसका नाम क्या है? एक्सन। एक्सन, ये एक्सन है। इस एक्सन के अंदर सबसे पहला एक्सन की जहां से शुरुआत होती है ये वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक्सॉन हिलॉक।
एक्सॉन हिलॉक, और ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं बेटा? माइलिन शीथ। और कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां से माइलिन शीथ मिसिंग होती है, इन पॉइंट का नाम होता है नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर। और आखिर में जाकर यहां पर एंड में छोटे छोटे स्वेलन स्ट्रक्चर होते हैं, इनका नाम साइनैप्टिक नॉब्स या नर्व एंडिंग्स। साइनैप्टिक नॉब्स और नर्व एंडिंग्स कहते हैं। देखो ये आपकी बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल्स हैं। न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी। आपके जिस्म के अंदर सबसे लंबे सेल हैं जिसकी लेंथ तकरीबन 90 सेंटीमीटर, कुछ किताबों में इवन 1 मीटर भी लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मली इसकी लेंथ जो है तकरीबन 90 सेंटीमीटर का एक सेल होता है। ये न्यूरॉन आपकी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनका काम होता है मैसेज को कंडक्ट करना, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, मैसेज को ट्रांसफर करना, मैसेज को रिसीव करना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, जैसे आपने आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन से मैसेज को लेकर जाना और अलग अलग पार्ट से सेंस ऑर्गन से मैसेज लेकर आना, ये सारा काम नर्वस टिश्यू की वजह से होता है। और नर्वस टिश्यू में ये जो सेल्स हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो मैसेज को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ये कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। नाउ ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर ये जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं, दे आर द डेंड्राइट्स। उसके बाद ये पूरा पार्ट कहलाता है साइटोन, सोमा या सेल बॉडी। इसके अंदर ये न्यूक्लियस, इस लंबी ब्रांच का नाम है एक्सन। बच्चों आपको याद होगा मैंने आपसे बताया था नर्व और न्यूरॉन में क्या फर्क होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नर्व एंड अ न्यूरॉन? सोया अब्दुल्ला, क्या कशान साहब, यूसुफ, बंडल ऑफ नहीं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को और न्यूरॉन, इधर देखें, ये देखो ये क्या है, कौन सा पार्ट है? एक्सन। ये कौन सा पार्ट? एक्सन। ये कौन सा पार्ट? ये कौन सा पार्ट? ये एक्सॉन का जो बंडल है ना, सिर्फ एक्सॉन, तुमने बोला था न्यूरॉन, न्यूरॉन नहीं, सिर्फ एक्सॉन का ये जो बंडल है, इस बंडल को क्या कहते हैं? नर्व। एक नर्व में कई हजार एक्सॉन शामिल होते हैं। इस बंडल के अंदर कई हजार एक्सॉन मिलकर एक नर्व बनाते हैं। बात समझ आ रही है? तो नर्व का मतलब है बंडल ऑफ एक्सन्स। एक्सॉन्स के बंडल को क्या बोलते हैं? एक्सन के बंडल को क्या कहते हैं? नर्व कहते हैं। एक्सन के बंडल को नर्व कहते हैं। और न्यूरॉन एक यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम का जिसको नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। ये काम कंडक्शन का काम करता है। सुनो इधर, तो यहां पर ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स का काम है मैसेज को रिसीव करना और मैसेज को आगे पास ऑन करने के लिए ये वाली ब्रांच होती है, दैट्स कॉल्ड एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर एक व्हाइट कलर का फैट होता है जिसका नाम मैंने अभी बताया, क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां से माइलिन शीथ नहीं होती है, उन पॉइंट को नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। फिर उसके एंड में जो टर्मिनल पार्ट होता है न्यूरॉन का, उसको या तो नर्व एंडिंग्स कहते हैं या साइनैप्टिक नॉब्स। मेरी बात समझ आई? क्लियर है? साइनैप्टिक नॉब्स या नर्व एंडिंग्स कहेंगे। आगे सुनिए बच्चों, ये न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन। इधर देखो, एक न्यूरॉन से जब मैसेज प्रोसीड करता है, एक न्यूरॉन में मैसेज जो है ना इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में जाता है।
जैसे वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे ही न्यूरॉन के एक्सॉन पे करंट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक चार्जेस की फॉर्म में जाता है। अच्छा, दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, उसको गैप को कहते हैं साइनैप्स। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप, जो जंक्शन है, उसका नाम साइनैप्स है। तो जब मैसेज इनके साइनैप्स के यहां पर पहुंचता है, इधर देखो, जैसे ही न्यूरॉन के यहां पर साइनैप्स के पास मैसेज इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचता है, तो वहां जाकर ये इलेक्ट्रिक से किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल्स में। इलेक्ट्रिक से जो इंपल्स, जो मैसेज आ रहा था वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में था, वो जाके नर्व एंडिंग में केमिकल की शक्ल में, वो नर्व एंडिंग से केमिकल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। वो केमिकल जैसे ही इसको टच करते हैं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को, फिर दोबारा से वो किस फॉर्म में आ जाता है? इलेक्ट्रिक। देखो, इलेक्ट्रिक से केमिकल, फिर इलेक्ट्रिक, फिर केमिकल, इस तरह से ये मैसेज प्रोसीड करता है। और ये जो केमिकल्स होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे मैसेज ट्रांसफर करने वाले, इनको कहते हैं बच्चों क्या? क्या कहते हैं? केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स, या सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर कह सकते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर मैसेज को ट्रांसफर करने वाले केमिकल्स कहलाते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर। इसके कई सारे एग्जांपल हैं। एक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर बड़ा कॉमन जो हमारी बॉडी में होता है, उसका नाम ये है एसिटाइल कोलिन। इसके अलावा एक नाम सुना होगा डोपामाइन, डोपामाइन होता है। एक होता है एपिनेफ्रिन, एक होता है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, और भी होते हैं, सेरोटोनिन भी होता है, कई सारे हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर मैसेज को ट्रांसफर करने वाले केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। और वो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर इधर देखें, न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल ये रहे। वो केमिकल्स तो न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन उसके एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे, एसिटाइल कोलिन, गामा अमाइनो ब्यूटारिक, डोपामाइन। देखो, एक बीमारी का नाम सुना है पार्किंसंस? इधर देखिए सब बच्चे, एक डिजीज होती है बेटा पार्किंसंस डिजीज। बुजुर्गों के अंदर अक्सर ये डिजीज हो जाती है ओल्ड एज में, पार्किंसंस डिजीज। इस पार्किंसन डिजीज में इस वाले न्यूरोट्रांसमीटर के सिक्रीशन में दिक्कत आती है। कौन से? डोपामाइन, जिसकी वजह से पर्सन को ना हैलुसिनेशंस होते हैं। हैलुसिनेशन का मतलब होता है उस इंसान को वो चीजें नजर आएंगी जो रियलिटी में नहीं है, वो पिक्चर्स नजर आएंगी जो रियलिटी में नहीं है, वो आवाजें सुनाई देंगी जो रियलिटी में नहीं है, तो उस इंसान को हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। हैलुसिनेशन बिकॉज ऑफ द एब्नॉर्मल सिक्रीशन, इसके सिक्रीशन में दिक्कत आती है डोपामाइन। तो एक न्यूरॉन, और आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ द नर्व इंपल्स, हाउ द मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है? तो आप बताएंगे एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, जो जंक्शन होता है, उस गैप को, उस जंक्शन को साइनैप्स कहते हैं। फिर आप बताएंगे कि एक न्यूरॉन पे जो मैसेज फ्लो करता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में फ्लो करता है, और वो नर्व एंडिंग में जाके वो केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। उन केमिकल को ये न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही अगले न्यूरॉन को टच करेंगे, फौरन मैसेज पास ऑन होने लगेगा। और इस तरह से एक न्यूरॉन पहले इलेक्ट्रिक से केमिकल, फिर इलेक्ट्रिक, फिर केमिकल, फिर इलेक्ट्रिक, फिर केमिकल, इस तरह से मैसेज एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। अब एक बात सुनिए, जब आप कोई पेन किलर खाते हैं, जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं अपना आरसीटी कराने के लिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो आपके जॉ के पास, आपकी बॉडी में डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा लोकल एनेस्थीसिया, जिसको आम जबान में कहते हैं सुन करना। वो सुन करना क्या है, या पेन किलर जो आप खाते हैं उसका मकसद क्या होता है? बेटा, जो आप पेन किलर ले रहे हैं ना, अगर आपकी बॉडी में किसी पार्ट में पेन हो रहा है, तो पेन किलर का मकसद होता है किसी तरह से इसके कंडक्शन को बंद करना, यानी ट्रांसमिशन ना हो, ट्रांसमिशन को रोकने के लिए पेन किलर्स दी जाती हैं। तो पेन किलर्स आर रिस्पांसिबल फॉर ब्लॉकिंग द कंडक्शन को रोकने के लिए पेन किलर्स दी जाती हैं। तो न्यूरो साइनैप्स समझ आ गया? साइनैप्स क्या है? जंक्शन, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन।
दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप, दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन, जहां पे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे मैसेज ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रिक से केमिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिक, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, मतलब ये कंडक्शन इस तरह से होता है। बात समझ आ गई? अब सुनिए, ये तो न्यूरॉन मैंने आपको बताया है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। बेटा न्यूरॉन कई सारे टाइप के होते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करूं तो न्यूरॉन स्ट्रक्चर के बेसिस पे 4 टाइप के होते हैं। इधर देखो, एक होता है मल्टीपोलर, एक होता है बाइपोलर, एक होता है यूनिपोलर, एक होता है सूडो यूनिपोलर। 4 टाइप के न्यूरॉन है स्ट्रक्चर के बेसिस पर, एक मल्टीपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर। लेकिन वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है फंक्शन के बेसिस पर जो न्यूरॉन्स हैं उनके 3 टाइप हैं। पहला न्यूरॉन कौन सा है? कौन सा? इधर देखें, सेंसरी न्यूरॉन्स का दूसरा नाम होता है आफरेंट न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन और आफरेंट न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन होते हैं बेटा, कौन से? कौन से? मोटर न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन्स। ये मैं न्यूरॉन के टाइप बता रहा हूं आपको। न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं? ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो न्यूरॉन का पहला टाइप है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा है मोटर न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन, और तीसरा न्यूरॉन होता है रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन्स। सुनिए, सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब है वो न्यूरॉन जो मैसेज को सेंस ऑर्गन से नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं। देखिए, आपकी स्किन से कोई मैसेज जाने ले जाने वाले जो न्यूरॉन हैं, आपके सेंस ऑर्गन से आपके नर्वस सिस्टम तक मैसेज ले जाने वाले जो न्यूरॉन हैं, उनको क्या बोलेंगे? सेंसरी या आफरेंट। आई रिपीट, वो न्यूरॉन्स which are responsible for transmission of nerve impulse from sense organs to nervous system और brain, उसको कहते हैं सेंसरी। और वो न्यूरॉन्स जो आपके सेंस, आपके मोटर या वो न्यूरॉन जो आपके नर्वस सिस्टम से सेंस ऑर्गन तक मैसेज लेकर आते हैं, उनको क्या बोलेंगे? मोटर न्यूरॉन्स। और तीसरे न्यूरॉन देखें, एक न्यूरॉन, फिर दूसरा न्यूरॉन, फिर तीसरा न्यूरॉन। ये बीच वाला जो न्यूरॉन है ना, जो एक न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन पे मैसेज को पास ऑन कर रहा है। एक ऐसा न्यूरॉन जो का काम है मैसेज को दूसरे न्यूरॉन पर पास करना। ऐसे न्यूरॉन को कनेक्ट करने वाले न्यूरॉन को कनेक्टिंग न्यूरॉन्स भी कहते हैं, इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं, और रिले न्यूरॉन। ये बताओ बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर देखो, न्यूरॉन्स में कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिसमें माइलिन शीट नहीं होती। हमारी बॉडी में जितने भी न्यूरॉन हैं उसके ऊपर माइलिन शीट मौजूद है। तो ये बताओ, न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीट के होने से या ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? सर माइलिन शीट तो और सिस्टम वो इंपल्स ज्यादा तेजी से लेके जबकि नहीं होने से कम चलेगा। बिल्कुल, जैसे स्नेल के देखिए, ये जो न्यूरॉन है जिसके ऊपर माइलिन शीट नहीं है, तो उसके ऊपर कंडक्शन जो है, चार्जेस का कंडक्शन स्लो होगा। लेकिन जो जिन न्यूरॉन्स पे माइलिन शीट होती है, माइलिन शीट किस चीज की बनी है? फैट, और फैट इज अ पुअर कंडक्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस को अलाउ नहीं करता, तो इसलिए यहां से नर्व इंपल्स डायरेक्टली जंप करता है इधर, फिर इधर, फिर इधर। इसका मतलब एक न्यूरॉन में कंडक्शन धीरे धीरे हो रहा होगा, ऐसे जाएगा, और एक में चार्जेस जंप करते हुए दौड़ते हैं, जिसकी वजह कंडक्शन बिकम फास्टर। हमारी बॉडी में जितने भी न्यूरॉन हैं सबके ऊपर माइलिन शीट होती है। लेकिन अभी स्नेल की जिक्र इन्होंने किया, स्नेल एनिमल के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें माइलिन शीट नहीं होती। जिन एनिमल्स के अंदर भी न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट नहीं है, उनका कंडक्शन स्लो होगा। जिन न्यूरॉन्स में, जिन एनिमल्स में न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट होती है, तो माइलिन शीट होने की वजह से कंडक्शन फास्ट हो जाता है। Conduction become much faster because of the presence of myelin sheet। बात समझ आ गई? माइलिन शीट के होने से न्यूरॉन के अलाउंड जो कंडक्शन है वो तेज हो जाता है, और माइलिन शीट अगर नहीं होगी तो कंडक्शन कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगा।
क्लियर हो गई बात? ठीक है, रब कर दूं? आपको मैंने बताया था न्यूरॉन्स आपकी बॉडी के सबसे लंबे सेल हैं और इसके अंदर रीजनरेट करने की जो एबिलिटी सबसे खराब, सबसे पुअर होती है। आपकी नर्वस टिश्यू के अंदर रीजनरेट करने की जो एबिलिटी है वो सबसे पुअर होती है, खराब होती है। दैट मींस अगर ये न्यूरॉन्स या नर्वस टिश्यू में इंजरी हो जाए, डैमेज हो जाए, तो उसका रीजनरेट करना, उसका ग्रो करना मुश्किल होता है। ये आसानी से ग्रो नहीं कर पाता। ये नर्वस टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक होती है। बात समझ आई बच्चों को? अरीबा, जोया, समझ आ रही? न्यूरॉन्स के अगर इंजरी हो जाए तो उसको रीजनरेट करना काफी मुश्किल होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी एज के बढ़ते बढ़ते, आपकी एज जैसे जैसे बढ़ रही है तो प्रोग्रेसिव एज के साथ साथ जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका नंबर घट रहा है, न्यूरॉन्स डिक्लाइन हो रहे हैं और ओल्ड एज में जाके बुजुर्गों के अंदर ये नंबर बहुत तेजी से घटता है। इसके घटने की वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम एल्जाइमर्स होता है। एल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है, बुजुर्गों के अंदर होती है, ओल्ड एज में होती है, जिसमें सीवियर टाइप का मेमोरी लॉस होता है, पर्सन को कुछ याद नहीं रहता। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। बात समझ आ रही है? रब कर दो। अच्छा, क्या न्यूरॉन्स आपके नर्वस टिश्यू में, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में क्या न्यूरॉन्स ही होते हैं और कोई सेल्स नहीं? हाँ बेटे, क्या न्यूरॉन के अलावा भी कोई सेल्स होते हैं? आपके ब्रेन में अगर आपके ब्रेन का, नर्वस टिश्यू का एक सैंपल लिया जाए, स्पाइनल कॉर्ड का सैंपल लिया जाए, क्या उसमें न्यूरॉन्स ही होते हैं? कौन से नाम बताओ। आपके न्यूरॉन्स के अलावा एक बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जिनका नाम ये है, क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? देखिए, न्यूरॉन्स के अलावा नर्वस टिश्यू में कौन से सेल्स होते हैं? इनका नाम है ग्लायल सेल्स। ये ग्लायल सेल्स न्यूरॉन्स को नरिशमेंट देने का भी काम करते हैं, इंसुलेटर का भी काम करते हैं। और इधर देखो, ये जो न्यूरॉन्स हैं मतलब इनको नरिश भी करते हैं। और इन सेल्स का नंबर अगर बढ़ जाए ना, ये नर्वस टिश्यू, ब्रेन, इसी की वजह से एक चीज नाम में सुनी होगी, नाम ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर सुना है? वो ब्रेन ट्यूमर में ये वाले सेल बढ़ जाते हैं। कौन से? ग्लायल सेल्स। न्यूरॉन्स नहीं बढ़ते, ग्लायल सेल्स का नंबर बढ़ने की वजह से ब्रेन ट्यूमर होता है। और अभी बताते हैं, ब्रेन ट्यूमर इन्हीं सेल्स के बढ़ने की वजह से होता है। और ग्लायल, अच्छा आपको पता है आपका जो नर्वस सिस्टम है, आप खास तौर पे आपकी ब्रेन, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपकी बॉडी के सबसे बिजी ऑर्गन्स हैं। ये 30 सेकंड भी, 30 सेकंड्स भी बगैर ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। आई रिपीट, ब्रेन के सेल्स इतने बिजी सेल्स हैं, वो 30 सेकंड भी बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। अगर आपने उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करी, बिना ऑक्सीजन के दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर मोर देन 30 सेकंड। समझ आ गई बात? 30 सेकंड से ज्यादा। आपने कई बार सुना है, कई बार पेशेंट की बॉडी में ना हार्ट इस, किसी पेशेंट का हॉस्पिटल में हार्ट तो पंप कर रहा होता है लेकिन वो इनफ ब्लड पंप नहीं कर रहा होता। कई बार हार्ट अगर इनफ ब्लड पंप नहीं कर रहा, उसका प्रेशर एडिक्वेट नहीं है, तो मुमकिन है बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती। ब्रेन को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ब्रेन सेल्स की डेथ होनी शुरू हो जाएगी। आप समझ आई या नहीं? क्लियर है? तो आपके नर्वस टिश्यू के अंदर एक तो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के अलावा ग्लायल सेल्स भी होते हैं। इसके अलावा न्यूरॉन्स पे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है, तो क्या बताएंगे? इट मेक्स द कंडक्शन फास्टर। माइलिन शीथ का काम है कंडक्शन को फास्ट करना और न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करना। ये प्रोटेक्शन का भी काम करती है माइलिन शीथ। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट की माइलिन शीथ गायब होने लगती है। एक बीमारी है जिसका नाम होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपनी ही माइलिन शीथ पे हमला शुरू कर देता है।
और ये माइलिन शीट इन जिन पॉइंट से मिसिंग है, इन पॉइंट का नाम क्या है? नोड्स ऑफ रेनवियर। ये बात आपको बता दी है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है? साइनैप्स। जो साइनैप्स होता है, जो जंक्शन होता है, जो गैप होता है, उसको साइनैप्स कहते हैं। और उस पे ट्रांसफर करने वाले जो केमिकल्स होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और वो केमिकल जो साइनैप्स के अक्रॉस निकलते हैं, उनका नाम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। उसके एग्जांपल बताए, एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये सारे वो एग्जांपल हैं किसके? न्यूरोट्रांसमीटर। समझ आ गई बात?